गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसा है फिर? सब बढ़िया। देखो क्या है, अब ये तो आपने पढ़ लिया कि रेडिएशन का डुअल नेचर होता है। मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन लाइट मोमेंटम और एनर्जी पोजेस करता है जस्ट लाइक मैटर। समझ गए ना आप? यानी मैटर का जैसे मोमेंटम होता है, एनर्जी होता है, वैसे लाइट का भी मोमेंटम होता है और एनर्जी होता है। ठीक है, हमने आपको बता दिया था कि मोमेंटम का फॉर्मूला है h अपॉन लैम्डा और एनर्जी का फॉर्मूला है hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्या है बेटा? ये है पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। समझ गए बात को? यानी वेव सिर्फ एक वेव ही नहीं है, लाइट सिर्फ एक वेव ही नहीं है, बल्कि उसके पास पार्टिकल के भी नेचर होते हैं। ठीक है, अब ये किसने किया? इसका पहली बार खोज किया था हर्ट्ज ने, फिर एक्सपेरिमेंट किया लेनार्ड्स ने, और सारे फॉर्मूले कंक्लूजन्स वगैरह दिया आइंस्टाइन ने। अब ये सब हो जाने के बाद एक साइंटिस्ट है राजकुमार, यानी प्रिंस लुइस डी ब्रॉय। डी ब्रॉय, लेकिन लिखते कैसे है बेटा? डी ब्रॉगली। अब वहां के लोग हैं, वही जाने वो लोग ऐसा लिखते और ऐसा बोलते क्यों। भाई मेरा नाम तो लिखते भी राजीव है और बोलते भी राजीव है। वहां पर लिखते हैं डी ब्रॉगली, लेकिन बोलते क्या है? डी ब्रॉय। ठीक है, तो साइंटिस्ट कौन है? राजकुमार लुइस डी ब्रॉय। इनको हुई जोरदार इचिंग, खुजली। इन्होंने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बाद तुरंत यह पता कर लिया कि मैटर मार्कर बड़े धोखा देते हैं आजकल। मैटर के पास वेव नेचर होता है। ठीक है, अब देखो, समझो बात को। हर्ट्ज ने, लेनार्ड्स ने, आइंस्टाइन ने क्या साबित किया था? कि वेव के पास, लाइट वेव के पास क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है। यानी मैटर नेचर होता है। और ठीक उसके बाद, कुछ ही साल बाद, प्रिंस लुइस डी ब्रॉय ने यह पता किया कि मैटर के पास भी वेव नेचर होता है। यानी मैं यहां पर ऐसा एरो बना सकता हूं, ऐसा कि रेडिएशन के पास मैटर वाले नेचर होते हैं, जिसको पता किया गया हर्ट्ज, लेनार्ड्स, आइंस्टाइन, और मैटर के पास भी रेडिएशन वाले नेचर होते हैं, जिसको पता किया डी ब्रॉय ने। समझ गए आप? तो बात को समझिए, ऐसा उनको क्यों लगा? लेट्स थिंक अबाउट दिस। लेट्स गो इनसाइड द माइंड ऑफ डी ब्रॉय। उन्होंने सोचा कि यार आइंस्टाइन के द्वारा यह फॉर्मूला दिया गया है कि कोई भी लाइट वेव के पास मोमेंटम होता है, एंड द फॉर्मूला इज दिस, P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। P क्या है बेटा? मोमेंटम। अब मैकेनिक्स में यह चीज हमको समझ में आ रहा है, कि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी भी होता है। देखिए उसका सोच को देखिए, उन्होंने क्या सुना था
उन्होंने सुना था कि मोमेंटम का फॉर्मूला लाइट का h अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। और उनको यह पता था कि न्यूटनियन मैकेनिक्स में मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए कि मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, तो एक अद्भुत सा फॉर्मूला आपको मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। इस फॉर्मूले को लेकर वो दंगा खड़ा कर दिए। वो बोले ये देखो, अगर किसी मास के पास वेलोसिटी v है, अगर किसी मास के पास मोमेंटम है, तो उसके पास वेवलेंथ भी होगा। समझ रहे ना आप? अब वेवलेंथ किसके पास होता है? वेव के पास, मैटर के पास तो नहीं होता है। लेकिन उन्होंने ये चीज बताया, और उसी थ्योरम को हम कहते हैं, उसी सोच को हम कहते हैं डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। समझे? उनके लिए ये उस समय हाइपोथेसिस था, बट आज तो ये प्रूव हो चुका है। यार ऐसे लोगों को मानना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया सुनिए। ये नाम आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इफ अ पार्टिकल ऑफ सब एटॉमिक साइज, यानी बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। या फिर यहां मैं लिखता हूं इफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज इन मोशन, यानी इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, देन wave nature is associated with it। देखिए बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर मान लीजिए कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में है, मूव कर रहा है, तो उसके पास वेव नेचर होंगे। अब वेव नेचर होंगे का मतलब क्या है बेटा? मतलब वेव जो जो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, बदकिस्मती से जो आप अभी तक पढ़े नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, समझेगा नहीं ऐसा नहीं है, समझेगा। वेव जो जो नेचर दिखाते हैं वो सब नेचर पार्टिकल भी दिखाएगा। जैसे इंटरफियरेंस, वेव क्या है? इंटरफियर करते हैं, दो वेव इंटरफियर करते हैं, तो पार्टिकल का मोशन में भी इंटरफियरेंस होगा, समझे? अच्छा, वेव डिफ्रैक्ट होते हैं, वेव जो है वो डिफ्रैक्ट होते हैं। डिफ्रैक्ट का मतलब, डिफ्रैक्ट का मतलब मैं आपको समझा सकता हूं क्योंकि समझाना जरूरी है यहां पर। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास एक कार्डबोर्ड का शीट है, दिस इज अ कार्डबोर्ड शीट, दिस इज अ कार्डबोर्ड शीट, और उसमें मान लीजिए एक छोटा सा छेद है, स्लिट, एक छोटा सा छेद है, और यहां पर मान लीजिए लाइट है। लाइट कैसा है मालूम? लाइट ऐसा है, थोड़ा छेद बड़ा कर देते हैं। लाइट मान लीजिए इस तरह से है, ऐसे करके मान लीजिए लाइट है। कार्डबोर्ड शीट को हम कर देते हैं ब्लू कलर से, अगर चला तो, हाँ चला चला। तो इसके सामने अगर मान लीजिए एक वॉल हो, एक वॉल हो, तो आप क्या उम्मीद करेंगे? यहां पर कितना पोर्शन में लाइट आना चाहिए? इट्स वेरी सिंपल, यहां पर सिर्फ इतना ही पोर्शन में लाइट आना चाहिए, इतना ही पोर्शन में लाइट आना चाहिए। समझ रहे ना आप? यानी इतना पार्ट होना चाहिए लाइट, और बाकी होना चाहिए शैडो। किस चीज का शैडो? इस चीज का शैडो, कार्डबोर्ड का शैडो होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखिएगा ऐसा होता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये जो एजेस हैं, ये जो किनारे हैं, ये जो कोने हैं, इनमें से लाइट सीधा ना जाते हुए मुड़ जाता है, मुड़ जाता है। तो मुड़ जाने से बेटा क्या होगा? हम उम्मीद कर रहे थे कि इतना ही लाइट होगा, बाकी शैडो होगा। मुड़ जाने से क्या होगा? अब इतना लाइट होगा। तो बेसिकली दिस इज डिफ्रैक्शन, सिंपली एक्सप्लेन्ड। ओके, प्लीज फॉरगिव मी,
मैं आपको सिर्फ अभी सिंपल एक्सप्लेनेशन ही दे सकता हूं, वरना मुझे अभी आपको पूरा वेव ऑप्टिक्स पढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है, और मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा आपको वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अभी टेंशन मत लीजिए, अभी सिंस हम मॉडर्न फिजिक्स शुरू किए उसमें थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स आता है, ठीक है, बट उसमें बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप बस समझिए कि लाइट वेव किनारे से मुड़ जाते हैं। तो उनका कहना है कि अगर सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये भी अगर यहां आए होते तो मुड़ जाते। समझ रहे ना, ये भी इन किनारे से मुड़ जाते। यानी पार्टिकल के पास जब वो मोशन में है, पार्टिकल के पास जब वो मोशन में है, वेव नेचर भी होता है। समझ गए आप? तो ये चीज किसने बोला? डी ब्रॉय ने बोला। समझ गए आप क्या बोला डी ब्रॉय ने? उन्होंने बोला कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मान लीजिए मोशन में है तो उसमें वो सब प्रॉपर्टीज दिखते हैं जो वेव के होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्रैक्शन तो नहीं बोल सकता मैं, बहुत ही शेमलेस वाली बात हो जाएगी। रिफ्रैक्शन नहीं बोल सकता, मान लीजिए कांच का टुकड़ा है, अब लाइट जब ऐसे आता है तो क्या होता है? लाइट ऐसे मुड़ जाता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, दिस इज डिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन है। अब लाइट अंदर घुस गया क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट था, अब इलेक्ट्रॉन तो अंदर नहीं घुस जाएगा ना, प्रोटॉन तो अंदर नहीं घुस जाएगा। समझ में आया? हाँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम आपको एक बात बताने वाले हैं। आखिर ये चीज एक क्रिस्टल है ना? अगर आप इसको बहुत ही मैग्नीफाई करके देखिएगा तो आपको ऐसे कुछ दिखेगा, मैग्नीफाई मैग्नीफाई करके। मान लीजिए ये नमक का क्रिस्टल है मान लीजिए, तो कुछ ऐसा दिखेगा ना। पढ़े होंगे ना आप केमिस्ट्री में, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इस तरह से कि नमक जो है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है। नमक जो है NaCl वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो बेटा एक Na और एक Cl के बीच में कुछ गैप है कि नहीं? उसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो वही गैप क्या बन जाएगा? वही गैप क्या क्या बन जाएगा? भाई हमको तो गैप दिखेगा भी नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की नजर से देखिए, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है आपको पता है ना? फेम्टोमीटर, एटोमीटर में उसका साइज होता है। तो इलेक्ट्रॉन की नजर से अगर देखिएगा आप, इलेक्ट्रॉन अब ये खुद एक एटम है, इसके चारों ओर 11 इलेक्ट्रॉन है। समझ रहे ना आप? इसके चारों ओर 11 इलेक्ट्रॉन है इसके एटॉमिक स्टेट में। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स इस सोडियम से बहुत छोटा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स इस क्लोरीन से बहुत छोटा होगा। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें से इलेक्ट्रॉन पार हो सकता है। समझ गए ना आप? उसमें से इलेक्ट्रॉन पार हो सकता है। तो ये एज बन जाएगा किनारा, ये बॉन्ड बन जाएगा किनारा, और वहां पर उसका रास्ता स्ट्रेट नहीं होगा, वहां पर वो मुड़ जाएगा बस। बट दिस इज नॉट रिफ्रैक्शन, दिस इज डिफ्रैक्शन, किनारे से मुड़ जाना। क्योंकि रिफ्रैक्शन इज समथिंग डिफरेंट बेटा। रिफ्रैक्शन जो होता है ना वो समथिंग डिफरेंट है, वो प्रॉपरली वेव के लिए है। वो बोलता है कि जब भी मीडियम चेंज होता है तो लाइट अपना रास्ता मोड़ देता है, लाइट का स्पीड कम हो जाता है। समझे? ये रिफ्रैक्शन है। आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जितना बोर हुआ, जितना सोना था सो लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिए, फिर से अच्छे से सुनिए, नो नीड टू वरी। सुनिए ध्यान से। जिस तरह आपने सेशन 5 तक ये पढ़ा कि एक लाइट वेव के पास सिर्फ वेव नेचर ही नहीं होते, बल्कि उसके पास पार्टिकल के भी नेचर होते हैं। मतलब उसके पास मोमेंटम होता है, उसके पास एनर्जी होता है, जो मैटर के पास भी होता है, पार्टिकल के पास भी होता है। उसी तरह से ये सब खोज के बाद, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के खोज के बाद, डी ब्रॉय ने तुरंत ये खोज निकाला, ये पता कर निकाला कि पार्टिकल का भी वेव नेचर होता है, यानी वाइस वर्सा। यानी जो वेव अपना नेचर शो करता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, यही सब प्रॉपर्टीज जो है वो पार्टिकल भी शो करता है। अब प्रॉपरली समझाने के लिए मैंने आपको बोला व्हाट इज डिफ्रैक्शन बेटा? डिफ्रैक्शन इज एंटरिंग ऑफ लाइट इनटू द शैडो रीजन, शैडो रीजन। समझ गए ना आप? यानी ऐसा बोल सकते हैं
और बेंडिंग ऑफ वेव एट द एजेस समझ गए ना आप? अब देखिए सिंपल है, मैं जो बोल रहा हूं वो बाजू वाले रूम में सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है, क्योंकि साउंड वेव डिफ्रैक्ट कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है, समझे? लेकिन ये जो लाइट है ये बाजू वाले रूम में नहीं जा सकता, उसका अलग कारण है, वो सब मैं आपको वेब में पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? बट समझिए कि अगर ये छेद काफी छोटा है, अगर ये स्लिट काफी छोटा है, तो बहुत सुंदर सा आपको यहां पर एक पैटर्न दिखेगा, बहुत सुंदर सा आपको यहां पर एक पैटर्न दिखेगा। वो पैटर्न हम बाद में पढ़ेंगे, बेकार में मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, है ना? मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं डिफ्रैक्शन समझा ही दूं आज, लेकिन मैं फिर से आपको वार्न कर रहा हूं, अभी आप डिफ्रैक्शन के पीछे मत भागिए, आप बस ये चीज को समझिए, इस स्टेटमेंट को समझिए कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मोशन में हुआ तो वो सारे प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेंगे जो वेव के होते हैं, मतलब वो इंटरफेयर करेंगे, वो डिफ्रैक्शन करेंगे, ठीक है? और फिर बाद में आपको मैंने कोशिश किया कि डिफ्रैक्शन पढ़ा दूं, लेकिन नहीं हो पाएगा, आप डिफ्रैक्शन को ज्यादा डीपली नहीं समझ पाएंगे जब तक मैं आपको वेव ऑप्टिक्स ना पढ़ाऊं, ठीक है? फिलहाल मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया कि लाइट का किसी भी किनारे से मुड़ जाने को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है? अच्छा, तो ये मिटा रहा हूं मैं, ये आप लिख सकते हैं चाहो तो। अच्छा, नमक वाला एग्जांपल लेकर भी मैंने कोशिश किया कि आपको समझाऊं डिफ्रैक्शन क्या होता है। चलो, तो आप डिब्रॉय हाइपोथेसिस समझ गए होंगे, ठीक है? अब उनके द्वारा में एक फॉर्मूला दिया गया, क्या है वो? उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया? उन्होंने सोचा कि लाइट का जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है P इजिकल टू एच अपॉन लैम्डा, लेकिन किसी मास के लिए हम मोमेंटम का फॉर्मूला ये भी लिखते हैं, तो हम अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें, ये आइंस्टाइन फॉर्मूला है, ये न्यूटन फॉर्मूला है, अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो हमको मिल जाएगा डी ब्रॉगली फॉर्मूला। डिब्रॉय, ये यानी ये कौन सा वेवलेंथ है? इस वेवलेंथ को हम कहते हैं डिब्रॉय वेवलेंथ। क्वेश्चन आता है बेटा नीट में, जेडब्ल्यू में, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ सच अ स्पीड, फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हाँ वही यार, डी ब्रॉय वेवलेंथ। अब सुनिएगा, थोड़ा सा इसमें और मैकेनिक्स है, वो क्या है देखिए। एक्चुअली क्या है, हम लैम्डा का फॉर्मूला जानना चाहते हैं मोमेंटम के टर्म्स में, ठीक है? वो तो पता कर लिया हमने। अब देखो एक और चीज देखो, काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है ना। अब सपोज करो राइट साइड में मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एक m मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? ऊपर नीचे मैंने एक m मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर m स्क्वायर हो जाएगा। अब m भी मतलब मोमेंटम होता है, तो ये क्या हो गया? मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन m, इधर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को k लिखते हैं, ठीक है? नहीं k नहीं लिखें, k ही रहने दो। तो यहां से मोमेंटम क्या मिलेगा बाबा? यहां से मोमेंटम क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 2m ke मिल गया मोमेंटम। अब इस मोमेंटम को मैं यहां पर पुट कर दूंगा mv के जगह, ये मोमेंटम को मैं mv के जगह पुट कर दूंगा। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv मतलब मोमेंटम, और मोमेंटम की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, तो 2m ke, ठीक है? ये है आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। वो भी है क्वेश्चन के मुताबिक, ये भी है और ये भी है। क्वेश्चन में अगर वेलोसिटी दिया है, मास दिया है, तो ऐसा क्यों करना, आप इससे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी दिया है या कुछ और दिया है, तो आप इससे कर सकते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ। याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर हम माइक्रोस्कोपिक क्यों लिख रहे हैं वो देखिएगा, हम बड़े पार्टिकल्स का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? Why aren't we talking about bigger particles like you, me? नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूं, ठीक है? आप हो गए, या फिर कोई भी चीज हो गया, बिल्ली, कुत्ता, कोई भी चीज, ठीक है? या मार्कर हो गया मान लो, यानी ये मार्कर को मैंने मान लो फेंक के मारा जोर से, एकदम जोर से मार दिया,
तो इसका डिब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा, चलिए पता करते हैं। चलिए, व्हाट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग मार्कर। चलिए सॉल्यूशन, अच्छा गिवन क्या है, गिवन है कि मास ऑफ मार्कर इज कितना है, 200 ग्राम मान लीजिए, बहुत ही पारखी आदमी है हम, 200 ग्राम, ठीक है, और हम इसको जोर से फेंक के मारे 1 सेकंड में मान लीजिए 4 मीटर चला गया, और जोर से 10 मीटर पर सेकंड, तो 200 ग्राम मतलब कितना हो गया बेटा, 0.2 केजी हो गया। चलिए पता करते हैं, देखिएगा कि वेवलेंथ का फॉर्मूला है h/mv, वो वहां से उठाया मैंने, तो h प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका फॉर्मूला है 6.64 10⁻³ 34, मास मैंने लिया 0.2 और वेलोसिटी लिया 10। बाप रे बाप, मतलब आखिर क्यों माइक्रोस्कोपिक, क्यों मैक्रोस्कोपिक, क्यों नहीं मैक्रोस्कोपिक, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो लैम्डा कितना आ रहा है, ये 0.2 इंटू 10 2 हो जाएगा, तो 3.32 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया आंसर सर। लेकिन बेटा बहुत बड़ा मुसीबत है, क्या पता, देखिए वेव जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, देखिए सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो होता है आपका गामा रेस का, फिर जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है, एक्स रेस सुने होंगे, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, फिर आपका विजिबल मतलब वही VIBGYOR, फिर आपका इंफ्रारेड रेस, उसके बाद आपका माइक्रोवेव, ये वही वेव है जो आप ओवन में यूज करते हैं, और लास्ट में है रेडियो वेव, ये वही वेव है जिससे हम लोग फोन में बात करते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसका है, यानी मैंने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लिखा है, और सबसे कम वेवलेंथ इसका है, समझे। अब इसका जो वेवलेंथ है सबसे कम वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ से लाखों गुना कम इसका वेवलेंथ आया है, यानी दुनिया से बाहर आ गया है, समझ रहे ना आप। सबसे कम वेवलेंथ पूरे ब्रह्मांड में इस वेव का होता है, पूरे ब्रह्मांड में, और इसका वेवलेंथ, इस मार्कर का वेवलेंथ उससे भी कम आया। इसका मतलब क्या हुआ, दिस हाइपोथेसिस इज ओनली ट्रू फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैं आपको प्रूव करके दे सकता हूं, आई विल चेंज द क्वेश्चन, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। मास तो आप जानते हैं 9.11 10⁻³ kg -31, और वेलोसिटी बेटा बहुत होता है इसका 70,000 मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यूज आप यहां पर पुट करके देखो, मास की जगह लिखो 9.11 इंटू 10⁻³ इंटू 70,000, अब देखो कितना आंसर आ रहा है, देखिए 9 7 जा 63, लगभग 6.64 मान लो आप, 64 मान लो, ऊपर लिखो 6.64 10⁻³ और नीचे लिखो 9.11 इंटू 7, इसको अप्रोक्सीमेटली मान लो आप, 9 7 जा 63, तो 66.4 मान लो, अब मान लो मतलब बस ऐसे में। अच्छा और क्या होगा, 10⁻31 है और 4 जीरो है, तो -27, ठीक है।
अब इस चीज को आप देखिएगा तो ये एक पॉइंट है, ये 0.1 है, तो ये इससे कट जाएगा 0.1 से, यानी -35 हो गया। तो 10⁻⁻35 और 10⁻⁻27 कितना हो रहा है? 10⁻⁻8 मीटर। समझ गए आप? अब ये तो काफी अच्छा वेवलेंथ आया है, समझ रहे ना आप? ये काफी अच्छा वेवलेंथ आया है। देखिए विजिबल जो है ना वो एंगस्ट्रॉम में होता है, यानी ऐसा कुछ होता है जैसे 400 नैनोमीटर बोलते हैं ना, 400 नैनोमीटर मतलब 4 × 10⁻⁻7 और अपना आया है 10⁻⁸, यानी इससे थोड़ा और कम, और हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे थे तो यानी इसमें कहीं होगा या इसमें कहीं होगा, यानी हो रहा है ना। अपना जो ब्रह्मांड में जितने वेव्स हम जानते हैं उसी में वेवलेंथ आ रहा है। तो समझ गए आप? मैं सिर्फ आपको अभी तक क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, प्लीज सुनिएगा उसको अच्छे से। चाय आ गया, अरे यार ऐसे डिस्टर्ब कर देते हैं तो फिर मजा आ जाता है। अच्छे सुनिएगा इस चीज को कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ये कहता है कि वेव, रेडिएशन मतलब वेव के पास पार्टिकल वाले नेचर होते हैं, और डुअल नेचर ऑफ मैटर ये कहता है कि पार्टिकल के पास वेव नेचर होते हैं। अब मैं मान लीजिए वेव हूं तो मेरा वेवलेंथ होगा कि नहीं होगा? मेरा फ्रीक्वेंसी होगा। उसी तरह से उन्होंने प्रूव करना चाहा कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे काफी सबएटॉमिक पार्टिकल लेंगे और हम लाइट का वेवलेंथ और किसी मैटर का वेवलेंथ को फॉर्मूला बनाकर अगर एक वेवलेंथ का फॉर्मूला बनाएंगे, सॉरी, लाइट का मोमेंटम और मैटर का मोमेंटम को इक्वेट करके हम अगर एक वेवलेंथ का फॉर्मूला बनाएंगे तो वेवलेंथ अगर उस हिसाब से हम मूविंग इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं तो हमारा जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर आ रहा है। अब ये था हाइपोथेसिस क्यों? क्योंकि ऐसे आ रहा है बोल देने से नहीं होता है, सिर्फ कैलकुलेट करके हम किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते। तो इसका बेटा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है, और बहुत ही नाज की बात है ये कि इनके स्टूडेंट्स ने वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करवाया था। समझ गए आप बात को? यानी डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया, कब दिया मालूम है आपको? 1924 में। हाँ, डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया कब? 1924 में। 1924 में। और इनके जो दो स्टूडेंट्स हैं, कौन है वो लोग? बड़ा ही बहुत ही मतलब रोमांटिक सा नाम है, डेविसन और गर्मर, जो बोलना है बोलिए। डेविसन और जर्मर, उन्होंने साबित कर दिया एक्सपेरिमेंट करके 1928 ईस्वी में, 1928 में। तो अभी तक मैंने जितना लिखा उसको आप लिखिए और फिर हम आपको बताते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था। तब तक हम मस्त अपना चाय पी लेते हैं। अब मेरा चाय पीने तक आप वेट तो नहीं करेंगे ना? क्या सो गया तुम? तो सोना मत रहे, उठो, चलो लिखो सब, जूम करके लिखो, जूम करके पगला। हाँ, तो चाय पी के हो गया है। देखिए, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर में हमने देखा कि डी ब्रॉगली ने बोला था, क्या बोला था? कि मैटर के भी वेव प्रॉपर्टीज होते हैं। अब इसको प्रूव किया, क्योंकि देखिए ये कोई प्रूफ नहीं है, ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन था। इसको प्रूफ किया किन्होंने? उनके स्टूडेंट्स ने 1928 में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। डेविसन एंड जर्मर, जो बोलना है बोलिए, एक्सपेरिमेंट। बड़ा ही शानदार एक्सपेरिमेंट है, फटक से डायग्राम बनाते हैं। इन्होंने एक इवैक्यूएटेड चेंबर लिया, मतलब पवन रहित, हवा नहीं है इसके अंदर में, चेंबर लिया।
अब ध्यान से देखिएगा, डायग्राम मैं पहले से बनाकर नहीं रख रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, इसीलिए आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए। किस तरह मैं बनाऊंगा देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको बनाना है इस साइड में एक इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन डिस्क्याओ गन। तो यहां पर एक बना दीजिएगा टंगस्टन का फिलामेंट। ये क्या है, लिख देने का, क्या है ये, टंगस्टन, टंगस्टन फिलामेंट। फिलामेंटवा, और इसको दे दीजिएगा एक सर्किट, ऐसा करके इसको दे दीजिएगा एक सर्किट, और यहां लिख दीजिएगा लो टेंशन, एलटी। एलटी मतलब लो टेंशन बैटरी। हो गया। उसके बाद यहां पर बना दीजिएगा एक सिलेंडर जैसा चीज, किसका क्या काम है बताऊंगा मैं आपको। इसको कॉलीमेटर एनोड भी बोलते हैं, कॉलीमेटर, कॉलीमेटर एनोड, ठीक है। और इसको भी एक सर्किट से जोड़ना है, वो हाई टेंशन बैटरी होगा। इसको भी एक सर्किट से जोड़ना है, ऐसा। वहां पर भी एक बॉक्स बना दीजिए और वहां पर बहुत सारा बैटरी दिखा दीजिएगा, ऐसा। और एक रियोस्टेट दिखा दीजिएगा, रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहां लिख दीजिएगा एच टी, मतलब हाई टेंशन, हाई टेंशन, कहते हैं ना हाई टेंशन वायर है। और इसको इससे जोड़ दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, क्योंकि इसके बिना सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। जोड़ दिए। अब इसके सामने आप बना दीजिएगा एक निकल का क्रिस्टल का प्लेट, निकल क्रिस्टल। समझ में आ रहा है मैंने आपको नमक का क्रिस्टल के साथ क्यों समझाया था? ये क्या है, निकल क्रिस्टल। अब इसके बाद में आप क्या बनाइएगा उसको जानने से पहले आप यहां तक का वर्किंग देख लो, यहां तक का वर्किंग देख लो। ये क्या है, इवैक्यूएटेड चेंबर। देखो, टंगस्टन फिलामेंट को तुम अगर गर्म करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, समझे। नंबर वन, ऑन हीटिंग या हीटिंग अप, क्या है यार, व्हेन टंगस्टन, टंगस्टन, व्हेन टंगस्टन फिलामेंट गेट्स heated up, it releases electrons। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं थर्मो आयोनिक एमिशन। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां भटकेगा भाई, कहां जाएगा? इसीलिए इसको दे दिया गया है हाई पोटेंशियल, इसको दे दिया गया है हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल देने पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ खींचा चला जाएगा। अरे किसी भी चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा तो उसको फोर्स लगेगा ना, नहीं पता क्या? हाँ, किसी भी चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा तो उसको फोर्स लगेगा। तो मैंने अगर आपसे एक पूछा क्वेश्चन कि ऑन सप्लाइंग, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा नीट में, ऐसे क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट आते हैं। ऑन सप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 किलोवोल्ट to an electron initially at rest,
initially at rest, it starts moving with a velocity of dash। यानी एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, यहां पर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस देते बराबर वो भागेगा तो कितना स्पीड आएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे कि इलेक्ट्रॉन पर पोटेंशियल डिफरेंस ने कितना काम किया। तो वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, समझे। और चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है। और वर्क एनर्जी थ्योरम से आप लिख सकते हैं कि जो वर्क इलेक्ट्रॉन पर पोटेंशियल डिफरेंस ने किया वही वर्क काइनेटिक एनर्जी के रूप में आएगा। अब इन दोनों को अगर इक्वेट कर दिया जाए तो E इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से मैं स्पीड निकाल सकता हूं, कैलकुलेट करके यहां से मैं स्पीड निकाल सकता हूं ना, समझ गए आप। अच्छा, उसको मैं रखता हूं, वो काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया मजाक मजाक में, ये काम आएगा। तो चलिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को इस कॉलीमेटर पर एक स्पीड मिलेगा, सड़क से निकलेगा वो। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ब्लू कहां गया, ब्लैक कहां गया, ये सड़क से निकला, कहां लगा जाके, क्रिस्टल के निकल प्लेट में, नहीं निकल के क्रिस्टल में, निकल के क्रिस्टल में वो जाकर सड़क से लग गया। ग्रीन पर ग्रीन अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसे जाके सड़क से लग गया। अब मैंने आपको समझाया था कि क्रिस्टल में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। अरे एक निकल एटम और दूसरे निकल एटम के बीच में इंटरलैटिस डिस्टेंस होगा, तो वो बन जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या बन जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन रे के लिए क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एज, एज बन जाएगा। ये निकल है, ये दूसरा निकल है, ये तीसरा निकल है, ये चौथा निकल है मान लीजिए। तो ये क्या है, गैप है, इंटरलैटिस डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बन जाएगा, एज बन जाएगा। तो यहां से क्या होगा, अलग अलग दिशा में वो इलेक्ट्रॉन भागने लगेगा, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग दिशा में भागने लगेगा, अलग अलग एंगल से स्कैटर हो जाएगा, डिफ्रैक्ट हो जाएगा, समझे। तो यहां से क्या होगा, हर दिशा में इलेक्ट्रॉन भागेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर दिशा होगा जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएगा, एक पर्टिकुलर दिशा होगा, एक पर्टिकुलर एंगल होगा जहां से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएगा, समझे। तो उस समय ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, डिफ्रैक्शन एंगल, समझ गए आप। ये वाला एंगल बन जाएगा डिफ्रैक्शन एंगल फाई, ठीक है। हाँ, अब ये थीटा मान लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन से, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन से, डिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्शन नहीं है, याद रखिएगा, दिस इज नॉट रिफ्लेक्शन, इसके क्रिस्टल के बॉन्ड से डिफ्रैक्ट हुआ है, मुड़ा है। तो ये डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, कैसे पता चलेगा, यहां पर एक सर्किट बना दीजिए आप, जो इलेक्ट्रॉन को पाकर अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स टू गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही बता सकता है कि किधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब ये एंगल मेजर करने के लिए यहां पर हम लगा देंगे एक सर्कुलर स्केल, समझ गए आप। तो दिस इज सर्कुलर स्केल, समझे। तो 44 ये वाला जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज को नहीं, ब्लैक पूरा धोखा दे चुका है, तो इस वोल्ट, एक और ब्लैक है मेरे पास, रेड भी है, क्या बात है, रेड भी है, ब्लैक भी है, शायद रेड नहीं चलेगा, ब्लैक एक बार कोशिश करते हैं, रेड चलता है कि नहीं, पूरा पागल हो गया, चल रहा है रेड। तो इस वोल्टेज को 44 वोल्ट से लेकर 68 वोल्ट तक वेरी कराया गया, इस वोल्टेज को, और ये पाया गया
ये पाया गया, क्या पाया गया कि एट 54 वोल्ट, एट 54 वोल्ट, इसको 54 वोल्ट पर जब रखा तो डिफ्रैक्शन एंगल कितना आ रहा था, डिफ्रैक्शन एंगल आ रहा था 50 डिग्री। समझ गए आप? यानी इसका वोल्टेज जब हम 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक वेरी किए तो 54 वोल्ट पर यह पाया गया कि डिफ्रैक्शन एंगल कितना आ रहा है, 50 डिग्री, मतलब 50 डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। समझ गए आप? तो आखिर इन्होंने क्या करवाया, डेविसन एंड गर्मर ने क्या कराया, इन्होंने क्या कराया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को वेव की तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, ऐसा कोई बताएगा नहीं आपको, वेव की तरह डिफ्रैक्ट करवाया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में आया था कि विच प्रोसेस वाज, विच फिनोमिनन वाज प्रूव्ड, तो डिफ्रैक्शन करवाया। समझ गए आप? यानी वेव प्रॉपर्टी किसके द्वारा दिखाया गया, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, मैटर के द्वारा। अभी प्रूफ होना बाकी है, रुकिए। तो डिफ्रैक्शन में एक फॉर्मूला आता है, डिफ्रैक्शन में एक फॉर्मूला आता है, वो क्या फॉर्मूला है देखिए। अगर मान लीजिए कोई भी एक हमारे पास एक स्लिट है और स्लिट का विड्थ है a या d है, मान लीजिए स्लिट विड्थ, दिस इज स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ कितना है, d है। तो लाइट रेज जब आएंगे, लाइट रेज जब आएंगे तो वो कितना एंगल से डिफ्रैक्ट करेंगे, कितना एंगल से डिफ्रैक्ट करेंगे, इट डिपेंड्स कि लाइट का वेवलेंथ कितना है। तो ये सब का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मूला के पीछे ना जाए, मैं आपको वेव ऑप्टिक्स में ये प्रूव करके दे दूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि ये फॉर्मूला वेव ऑप्टिक्स का है, ये स्टेट बोर्ड में नहीं लिखा है, ठीक है। ये फॉर्मूला वेव ऑप्टिक्स का है डिफ्रैक्शन के लिए, और इस लॉ का कुछ नाम भी है। हां, इस लॉ का नाम है ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ। तो ब्रैग्स लॉ किसको ओबे करना चाहिए, वेव को। हा? एक वेव ने ओबे करना चाहिए ब्रैग्स लॉ, यहां पर इलेक्ट्रॉन भी वेव ओबे करेगा। तो यहां पर देखिए निकल का जो ये जो इंटरलैटिस डिस्टेंस है d, वही बन जाएगा स्लिट विड्थ इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए ये गैप कौन बनेगा, दो निकल के बीच का डिस्टेंस। तो वो सब वैल्यू पुट करके आ जाता है 0.165 नैनोमीटर आ गया। ये इनका एक्सपेरिमेंट हो गया, मतलब डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन आप अगर बोर्ड में ऐसा पूछें कि एक्सपेरिमेंट लिखो, तो आप यहां तक लिखकर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा मेन पर्पस क्या है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूव करना। तो डी ब्रॉय ने क्या बोला था, आपको याद होगा, मैंने पिछले वाले वीडियो में बनाया था कि लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ke, वेयर ke इज काइनेटिक एनर्जी। याद है ना? ठीक है, अगर नहीं आता तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए आप कि ये फॉर्मूला कैसे आया था। ये किसका वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, यानी किसी भी मैटर का मोशन का वेवलेंथ है, मैटर का वेवलेंथ है। तो ये जो ke है काइनेटिक एनर्जी, मैंने आपको जाने अनजाने में क्वेश्चन कराया जहां पर हमको पता चला कि हम ke की जगह लिख सकते हैं E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, लिख सकते हैं ना, EV, ke की जगह लिख सकते हैं EV। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mev। अब h क्या है, 6.64 10 टू द पावर माइनस 34, मास क्या है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और V जो है, V जो है वो यहां से लिख देंगे हम 54 वोल्ट, ये वाला 54 वोल्ट,
क्योंकि यहां पर थीटा में क्या पुट किया गया है 50 डिग्री, और यहां पर हम क्या पुट करेंगे v की जगह 54 वोल्ट। ये दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है ना। एंगल को लगा दिया हमने वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूला में, और वोल्टेज को लगा देंगे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूला में। अगर दोनों रिजल्ट सेम हुए तो डी ब्रॉगली जिंदाबाद। समझ रहे ना आप? तो ये H हो गया, M हो गया, E हो गया, ये सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आ जाता है 12.28 अपॉन अंडर रूट ऑफ V, माने V पुट करो आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा हमने यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है। मान लीजिए क्वेश्चन प्रोटॉन का है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो सेम होगा, बट मास ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। समझ गए ना आप? तो यहां पर जब मैं, अब यहां पर किसको किया गया एनर्जाइज, किसको किया गया इलेक्ट्रॉन को किया गया। वी कैन यूज दिस शॉर्टकट। तो 12.28 अपॉन अंडर रूट ऑफ 54 अगर आप पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.167 नैनोमीटर। तो चैप्टर खत्म, बिल्कुल चैप्टर ही खत्म हो गया। यानी इन्होंने प्रूव कर दिया ये दोनों कितने क्लोज है एक दूसरे के। देखिए, समझ गए आप? तो अब ध्यान सुनिएगा कि बात क्या है। सब हो गया, खत्म हो गया, चैप्टर भी खत्म हो गया। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर खत्म हो गया। अब अभी सेशन 7 और 8 में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है? देखिए ध्यान से, यहां पर आपने क्या सीखा कि डी ब्रोगली ने बोला था कि जिस तरह रेडिएशन के डुअल प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी वेव एक वेव ही नहीं, वो पार्टिकल का नेचर भी एग्जिबिट करते हैं। उसी तरह डी ब्रॉय ने क्या बोला कि पार्टिकल एक पार्टिकल ही नहीं बल्कि वेव नेचर भी एग्जिबिट करता है। समझ गया वाइस वर्सा स्टेटमेंट? ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये मुझे बार बार बोलने की इच्छा हो रही, क्योंकि मुझे ये खुद बहुत पसंद है और मैं चाहता हूं कि आपको सबको समझ में आए कि आइंस्टाइन के द्वारा जब डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन समझाया गया तो उन्होंने लाइट का वेवलेंथ क्या लिखा, h अपॉन मोमेंटम। अब डी ब्रॉय ने क्या सोचा कि अगर कोई मास मूव करे तो उसका भी मोमेंटम होता है न्यूटनियन मैकेनिक्स के द्वारा। तो यहां पर मोमेंटम की जगह मैं लिख दूंगा, यानी याद रखिएगा ये फॉर्मूला किसका है, लाइट का है। लाइट का मास होता है क्या, नहीं होता है। बट डी ब्रॉय ने सोचा कि अगर कोई मैटर किसी वेलोसिटी से चले तो हम इसी फॉर्मूला में मोमेंटम की जगह एम भी लिख सकते हैं। इसका मतलब साफ हो गया कि कोई मैटर अगर जिसका मास एम है, अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी वी आ जाए तो उसके पास वेवलेंथ होगा। समझ गए आप? तो ऐसा बोलकर कैलकुलेट कर दिया उन्होंने, और ये प्रूव कर दिया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये नियम, ये हाइपोथेसिस सही है। लेकिन उनको पूरी तरह से सही करने के लिए 4 साल बाद डेविसन और गर्बर ने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये शो कर दिया कि उनके फॉर्मूले से आप वेवलेंथ निकालिए, ये वाला फॉर्मूले से आप वेवलेंथ निकालिए, या वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूले से आप वेवलेंथ निकालिए, द आंसर्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। दिस मीन्स दैट डी ब्रॉय इज करेक्ट। ये पूरा हो गया। समझ गए आप? अब यहां पर मैं आपको एक अलग सा चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया नहीं है। वो क्या कि एक क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में आया था कि डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर कैसे दिखाया गया। तो कैसे दिखाया गया, वेव डिफ्रैक्शन करते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रैक्ट करवा दिया। जो वेव ऑप्टिक्स में फॉर्मूला है ब्रैग्स लॉ, लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ये फॉर्मूला वेव ऑप्टिक्स का है। ये फॉर्मूला वेव ऑप्टिक्स का है। समझ रहे हैं आप? यहां पर ये छेद का डायमीटर है, स्लिट विड्थ। सोचो, ये फॉर्मूला वेव ऑप्टिक्स का है, और ये फॉर्मूला किसके लिए सच साबित हुआ, मैटर के लिए। समझ में आया? तो एक्सपेरिमेंट में इस एक्सपेरिमेंट को आप दो व्यू से देखिए। यहां पर वेव नेचर भी दिख रहा है और यहां पर पार्टिकल नेचर भी दिख रहा है। पार्टिकल नेचर क्यों दिख रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन है तो पार्टिकल ही है। अब एक पार्टिकल को पार्टिकल साबित करने की क्या जरूरत है, पार्टिकल को वेव साबित किया गया। कैसे? वो एक्सपेरिमेंट करवा के, वो फिनोमिनन करवा के जो वेव करता है, कौन सा, डिफ्रैक्शन। समझ गया आगे आपको ये बात? तो क्या पता चला कि अगर हम यहां पर हाई टेंशन बैटरी को 54 वोल्ट पे एडजस्ट करेंगे तो यहां पर डिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री कहां पुट करना है, वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूले में।
और 54 वोल्ट कहां पुट करना है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूला में। अगर दोनों आंसर सेम आया मतलब डी ब्रॉगली सेम है। समझ गए आप? अब यहां से देखिए, यहां से बहुत कुछ सामने आया, बहुत कुछ। ये चीज के बाद डेविसन, गर्मर को, फिर अपना क्या नाम है, डिब्रॉय को, सबको नोबेल प्राइज मिला। और सबसे खास बात क्या है, मुझे भी पढ़कर बहुत अच्छा लगता है कि इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल का दर्जा दिया था उनको डिस्कवर करने वाला पहला साइंटिस्ट कौन? जे थॉमसन। और उन्हीं का बेटा, उन्हीं का सुपुत्र जीपी थॉमसन ने पार्टिकल को यानी इलेक्ट्रॉन को वेव बता दिया, वेव नेचर शो कर रहा है, बता दिया। समझ गए आप? यानी इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह किसने डिस्कवर किया? पापा ने। और इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह किसने डिस्कवर किया? बेटा ने। जे थॉमसन, जीपी थॉमसन, ये सब नीट में आता है, याद रखिएगा। और दोनों को, उनको तो मिला ही था, इनको भी नोबेल प्राइज मिल गया। समझे आप? ठीक है, अच्छे समझिए, आपको भी नोबेल प्राइज मिलेगा। समझ गए ना? और ये सब हो जाने के बाद फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और थर्मानिक एमिशन, फोटो एमिशन, ये सब में बहुत डेवलपमेंट हुआ। ये सब हिस्ट्री मुझे बताने में बिल्कुल मजा नहीं आता है, आप आराम से कोई किताब पढ़िए और समझिए। तो यूं समझ लीजिए कि आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन भी हो गया, आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर भी हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए आप सभी, स्टेट बोर्ड वाले खास करके। बेटा, ये चैप्टर का नाम इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स पिछले साल तक था। इस साल जो नया बुक निकला है उसमें इस चैप्टर का नाम वही है जो सीबीएसई में है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। याद रखिएगा, जितने लोग पिछला साल तक का बुक फॉलो करेंगे उनको इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स में डुअल नेचर ऑफ मैटर नहीं मिलेगा। वो कहां मिलेगा? जो पिछला साल तक का बुक को फॉलो करेंगे, ये सब कहां मिलेगा? ये सब मिलेगा एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई चैप्टर में, बीच में मिलेगा, बीच में, जहां एटम खत्म होता है। और वहां पर आपको एक टॉपिक मिलेगा, वहां पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, क्योंकि वो अभी के सिलेबस में एटम चैप्टर में है। समझ गए आप? ठीक है, बंद कर दो। बहुत तेज हो गया बच्चा लोग, जानता है।